रामगढ़ नाम के गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण उनका बोया हुआ अनाज भी न उग सका। अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि मानो उनकी भूखे मरने की नौबत आ गई। ए जी, सुनो ना, कब तक यूं हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। अब तो खेत भी किसी काम के ना रहे। अब बाहर जाकर देखो तो, क्या पता किसी जंगल में अच्छी सूखी लकड़ी हो तो हम उन्हें काट कर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे सुमा, क्या क्या कहा तुमने? तुम जंगल से लकड़ियां काट कर लाओगी? नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इतना सारा घर का काम करती हो। मैं कल सुबह ही जंगल जाता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है तो। सुबह होते ही मोहन एक पोटली कंधे पर टांग कर काम की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में काफी दूर चलने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और चलते चलते उसे रात भी हो जाती है। ओह, अब तो मैं काफी थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। कुछ देर यहाँ रुककर खाना खा लेता हूँ और आराम कर लेता हूँ। यहाँ मुझे पानी भी मिल जाएगा। आगे ना जाने मुझे पानी मिले ना मिले। मोहन उस कुएं के पास बैठकर अपनी पोटली खोलता है तो देखता है उसमें दो ही पराठे हैं। अरे ये क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और इसमें तो बस 4 ही पराठे हैं। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या पूरे 4 खा जाऊं? उसी कुएं के अंदर चार परियां रहती थी। अरे, ये कौन है जो हम चारों को खाने की बात कर रहा है? बहन, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा दैत्य है जो हम परियों को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। हाँ बहन, वो फिर से कुछ बोल रहा है। क्या करूं? क्या करूं? मुझे कल के लिए भी रखना चाहिए। ना जाने और कितना चलना पड़ेगा। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या 4 खाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या 4 खाऊं? अब तो चारों परियां डर के मारे पसीना पसीना हो गई। वो जल्दी से कुएं के ऊपर आई और मोहन से बोली। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आखिर तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? अगर तुम हमें ना खाओ तो हम तुम्हें जो चाहो वो दे देंगे। मोहन सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ कैसे। ये परियां मुझसे डर क्यों रही हैं? डरना तो मुझे चाहिए। मोहन चारों परियों को देखकर सारी बातें समझ जाता है। आखिर तुम्हें अपनी भूख ही तो मिटानी है ना। ये लो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देती हूँ जिससे तुम जो चाहो खाने को कुछ भी मंगवा सकते हो, और ये कभी खत्म नहीं होगा, जिससे तुम्हारा सारा जीवन सुखी सुखी कट जाएगा। अरे मोहन, आज तो तेरी लॉटरी लग गई है। मैं तो वह 4 पराठे खाने की बात कर रहा था और परियां डर के मारे खाने का खजाना दे रही हैं। ले ले मोहन, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मोहन ने वो जादुई बर्तन परियों से ले लिया और खुश होते हुए घर की तरफ निकल गया। ओ जी, तुम इतने लापरवाह कैसे हो गए? तुम तो जंगल में लकड़ियां लेने गए थे और ये क्या, बर्तन लेकर आ गए हो? अरे अरे, जरा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। और मोहन पूरी कहानी अपनी पत्नी को विस्तार से बताता है। ओ जी, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में ये बर्तन हमें खाना दे सकता है? हाँ सुमा, मैं सच कह रहा हूँ। ए जी, अगर ये सत्य है तो जल्दी से कुछ खाना मंगाइए ना। अच्छा रुको, मैं अभी निकालता हूँ। मोहन ने आंखें बंद की और मन में सोचते हुए बर्तन में हाथ डालता है और भोजन निकालता है। दोनों भर पेट भोजन करके सो जाते हैं। ओ जी, अब भोजन की तो हमें कोई चिंता नहीं रही। क्यों ना अब कपड़ों के लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या तुम? हमारी खाने की चिंता दूर हो गई, इतना ही काफी है। हमारे लिए ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। नहीं जी, अगर हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी बदलने का, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए।
और तुम उनके पास दोबारा नहीं गए तो मैं तुम्हारा लाया हुआ खाना भी नहीं खाऊंगी, हाँ बता देती हूँ। मोहन बेचारा क्या करता, अपनी पत्नी की जिद उसे माननी पड़ती है। ठीक है सुमा, बना दो पराठे, जाता हूँ मैं। मोहन उसी रास्ते से निकल पड़ता है। चलते चलते रात हुई और मोहन उसी कुएं के पास बैठकर एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चार खाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चार खाऊं? परिया फिर से घबराती हुई बाहर निकली और बोली, नहीं नहीं, हमें मत खाइए। हमने आपको खाने को दिया तो था, फिर आप हमें क्यों खाना चाहते हो? मुझे कपड़े निकालने वाला चमत्कारी संदूक चाहिए। कपड़े निकालने वाला संदूक? इस बार परियों को मोहन पर कुछ शक होने लगा, पर परिया मोहन को संदूक दे देती है। मोहन संदूक लेकर वापस जाने लगा। तभी बहन, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वरना इसे कपड़ों की क्या ज़रूरत। दैत्य, दानव, राक्षस, परियां तो हमेशा एक ही वेशभूषा में रहते हैं, उन्हें कपड़ों की क्या ज़रूरत। हाँ बहन, सही कहा तुमने। मैं इसके पीछे जाती हूँ। उनमें से एक परी मोहन के पीछे पीछे घर पहुंच जाती है। ओ जी, आ गए आप मेरे लिए कपड़ों का संदूक लेकर। देखा, कहा था ना मैंने, उन परियों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब तो तुम्हारे पराठों का कमाल है, जिन्हें मैं कुएं पर बैठकर खाने की सोचता हूँ, और उन मूर्ख परियों को लगता है मैं उन्हें खाने की बात कर रहा हूँ। ये सब सारी बातें वो परी सुन लेती है और आकर सभी परियों को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। अब आने दो इस दुष्ट मनुष्य को। इधर एक दिन और बीता तो मोहन की पत्नी के मन में और लालच जागा। ओ जी, एक सोने के गहनों का भी कुछ ले आओ, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। कैसा रहेगा, बताओ बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से चार पराठे बना दो, आज ही ले आता हूँ। मोहन फिर से वही सब करने लगा। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चार खाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चार खा जाऊं? परियां बाहर आ जाती हैं। नहीं नहीं, हमें मत खाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक सोने के गहनों का संदूक चाहिए। परियां उसे संदूक दे देती हैं। मोहन जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी बर्तन में से खाना निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ नहीं निकलता। ओ जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और देखो ना, इस बर्तन में से कुछ निकल ही नहीं रहा, और ना ही आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, और संदूक भी काम नहीं कर रहा है। अरे तो क्या हुआ सुमा, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। इससे हम भोजन, कपड़ा सब ले सकते हैं। सिर्फ पैसों से कुछ नहीं हो सकता। सही कहा ना मैंने? बताओ, अरे बताओ तो। हाँ जी, चलो जल्दी से इसे खोलो और ढेर सारे गहने निकाल लो, कहीं ये भी बंद ना हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहन उस संदूक को जमीन पर रखकर उसे खोलता है, और जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से लात, घूंसे, कोनी, जूते और चप्पल की बरसात मोहन और उसकी पत्नी पर होने लगी। दोनों के लालच ने उनको फिर से पहले जैसा कर दिया और वो संदूक और बर्तन गायब हो गए। ए जी, तुमने सही कहा था, हमें उस खाने के बर्तन पर ही सब्र कर लेना चाहिए था। दो दोस्त रोज की तरह काम की तलाश में जंगल के रास्ते चल रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। काफी दूर चलने के बाद दोस्त, मुझे हमारे साथ आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है, और लगता है आज हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मित्र, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज जरूर हमें कहीं कोई छुपा हुआ धन या गड़ा हुआ धन मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक लाचार बूढ़ी अम्मा एक लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है, पर उससे वो गट्ठर उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे इसे उठाने में मदद कर दोगे? मुझ में इतनी जान नहीं रही
कि मैं इसे उठा सकूं। मित्र, हमें इस लाचार बूढ़ी अम्मा की मदद कर देनी चाहिए। नहीं मित्र, तुमने ही कहा था तुम्हें कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। क्या पता आगे कोई धनी सेठ आ रहा हो जिसका सामान उठाने से हमें बहुत सारा धन मिल सके। इस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से कहीं वो निकल गया तो। और वैसे भी ये बूढ़ी अम्मा खुद भिखारी जैसी लग रही है। इसकी मदद करने से हमें क्या मिलेगा। और मैं तो चला अपने रास्ते। नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। हम इस बूढ़ी अम्मा की मदद करते ही आगे चलेंगे। अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम ही करो यहाँ समय बर्बाद। राजू अपने रास्ते चला गया और धोंडू बूढ़ी अम्मा का गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक छोड़ देता है। लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धोंडू वहां से जाने लगता है। तभी बेटा रुको, ज़रा तुमने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरे पास एक कागज़ है, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तुम इसे रख लो। नहीं बूढ़ी अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर आप प्यार से मुझे कागज भी देंगी ना, तो वो भी मेरे लिए बहुमूल्य है। और धोंडू वो कागज का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसका मित्र राजू उसे मिला। आ गए तुम नेक दिल इंसान। मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ चलो। यह देखो, एक सेठ की मदद करने से मुझे कितने पैसे मिले हैं। तुम्हें क्या मिला उस बूढ़ी अम्मा की मदद करके? धोंडू वो कागज का टुकड़ा उसे दिखाता है। उसे देखकर राजू बहुत हंसा, खूब हंसा। और मत मानो मेरी बात, और दिखाओ तो कौन सी रद्दी का कागज है। तभी राजू उसे देख चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण कागज नहीं था। अरे मित्र, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। हाँ मित्र, चलो चले इसे निकालते हैं। ये नक्शा शायद इस तरफ जाता है। हमें यहीं चलना चाहिए। दोनों मित्र खजाने की तलाश में जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिर उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर खजाना छिपा था। दोस्त, लगता है ये वही गुफा है जो इस नक्शे में दिखाई दे रही है। चलो जल्दी से इसे खोदकर खजाने को निकाल लेते हैं। राजू और धोंडू खुदाई करके उस खजाने को निकाल लेते हैं। दोस्त, हम इस खजाने को दो हिस्सों में कर लेना चाहिए। आधा मेरा और आधा तुम्हारा। दोस्त, मैं बहुत थक गया हूँ। हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहो। और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो बड़ा फायदा हुआ बैठे बैठे। धोंडू ने मदद की उस बूढ़ी अम्मा की, और फायदा हुआ राजू का। और जरा देखूं तो खजाने को, मुझे तो बार बार देखने का मन हो रहा है। और जैसे ही राजू ने खजाना खोला उसके मन में लालच आ गया। क्यों ना इस खजाने को मैं सारा ले लूं, फिर तो मेरा और भी फायदा होगा। ये तो अभी सो रहा है, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। और राजू दोस्त को धोखा देते हुए और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर ही अरे, ये खजाना इतना हल्का कैसे लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जरा देखता हूँ। और जैसे ही राजू ने खजाना खोला अरे, ये क्या हुआ मेरे खजाने को? ये पत्थर कहाँ से आ गए? खजाने की जगह राजू के पास 4 पत्थर थे। राजू बिना कुछ सोचे समझे वापस धोंडू के पास आया। दोस्त, देखो ना, तुम थके हारे सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खजाने को आधा तुम्हारे और आधा अपने घर रख दूं, और ये तो पत्थर बन गए। दोस्त, मुझे लगता है तुमने उस बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं की थी। उसी का परिणाम है कि हमारा खजाना पत्थर हो गया है। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती है। बेटा, तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है। खजाना मेरी मदद ना करने से पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है और सारा खजाना अकेले लेकर भाग रहा था।
इस कारण खजाना पत्थर हो गया। दोस्त, क्या बूढ़ी अम्मा सही कह रही है? हाँ दोस्त, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी खजाना नष्ट कर दिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देने का प्रयास किया। राजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है और एक आवाज आती है। धोंडू, तुम्हारी दोस्ती देखकर मैं दोबारा तुम्हें वो सारा धन लौटा रही हूँ। और दोबारा वहां सारा खजाना आ जाता है। दोस्त, चलो हम फिर से आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं दोस्त, ऐसी मूर्खता मत करना। मेरा तुम्हारे खजाने पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने उस बूढ़ी अम्मा का अपमान किया था। मेरी करनी का फल मुझे मिला है। अगर उसमें से आधा हिस्सा लिया तो वो भी गायब हो जाएगा और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास तुम्हारे जैसा दोस्त है, वही मेरा खजाना है। और फिर दोनों घर की ओर निकल जाते हैं।